चलो हम लोग अब जो सिस्टम नया शुरू करेंगे दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें मेन तौर पे हमने लिवर को करना था, उसके सारे फंक्शन हम लोग कर चुके थे जो हमने पढ़ा था इसके पहले। आज हम लोग लेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल दो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट डाउन हेडिंग। और इसमें सबसे पहले लिखिए फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो फंक्शन है, चाहे हम मैमल्स हों या उसके नीचे आपके एविस हों या उसके नीचे आपके रेप्टाइल्स हों, लगभग लगभग सब में यही ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो लिखिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या फंक्शन है भाई, इसके पॉइंट लिख लिए, छोटा करके, बहुत बड़ा ही लिखना। सबसे पहले लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो पहला लिखो फर्स्ट आपका, आपका क्या, न्यूट्रिएंट्स। जो भी आपका खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं सारे सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा सेकंड आपका लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि लिवर तक ले जाना या लंग्स तक ले जाना या किडनी तक ले जाना, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर थर्ड आपका लिखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब यही तो करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देन फिफ्थ, सॉरी फोर्थ लिखिएगा हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, पूरी बॉडी में हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट आपका ब्लड करता है। फिर उसके बाद लिखिए मेंटेन पीएच, मेंटेन, मेंटेन पीएच वैल्यू, बहुत जरूरी है मेंटेन रखना पीएच वैल्यू। उसके बाद आपका क्या, ये इम्यून सिस्टम, डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, तो शॉर्ट में लिख दो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है। और सेवेंथ एक रह गया, कौन सा रह गया भाई सोनाली, अगर याद आ रहा हो तो? न्यूट्रिएंट हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ पीएच हो गया, इम्यून हो गया, कुछ एक रह गया आखिरी, जो कि शायद गैस कर लो। एनी गैस? चलो कोई बात नहीं। नो सर। वो है आपका क्या, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, यूटिलाइज बॉडी टेम्परेचर कह रहा है, कैरी आउट हीट प्रोड्यूस फ्रॉम वन रीजन अदर टू रीजन, ठीक है। तो एक तरीके से हीटअप जो बॉडी होती है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हीटअप है वो कर देता है आपका ये क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कुछ आपके 7 मेन फंक्शन हैं जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे वर्टिब्रेट्स जितनी भी एनिमल उनमें ये परफॉर्म करता है। हम ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेन तौर पे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, कंसिस्ट देखिए भाई आपका हार्ट, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज, आर्टरीज, उसके बाद वेन्स, वेन्स, उसके बाद कैपिलरीज, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज आपका होता है, कैपिलरीज। और आपका क्या, ब्लड, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर आपका क्या हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। इनसे मिलके जो है मेन तौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है आपका। और इसमें मेन तौर पे ही क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्लड को समझेंगे, तो हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। एक छोटी सी ऊपर हेडिंग डाल दो लेफ्ट हैंड साइड पे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। और इसको हम लोग जो है फ्लो चार्ट के थ्रू बनाएंगे। हेडिंग डालेगा बीच में ब्लड। तो मैंने उस दिन भी शायद अरुण को बताया था, सोनाली आपको भी शायद थे कि नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा,
कि जब भी कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो वो 3 लोगों की जान बचाता है। कैसे? whenever you donate the blood you save 3 lives। अभी स्ट्रक्चर समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन अगर कुछ पता हो, कुछ सोनाली गैस कर सकते हो तो बता दो। 3 लोगों की जान कैसे बचेगी भाई? लिखिए। ब्लड को जो है हम लोग ब्रॉडली 2 में पहले बांटेंगे। पहला लिखिएगा प्लाज्मा, ठीक है, और प्लेटलेट्स। हाँ, दूसरा लिखिएगा ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये ब्लड कार्पल्स है, ये फर्दर इसको 3 में डिवाइड करो, ठीक है, 3 में डिवाइड करिएगा। पहला लिखिएगा आरबीसी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटस बोलते हैं। वर्ड शायद अरुण ने तो नहीं सुनोगे, पर सोनाली आपने सुनोगे। इरिथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइटस, ठीक है। अरुण, बायो थोड़ा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इरिथ्रो, ह्यूमन ह्यूमन का तो समझ में आ रहा है सर। अच्छा। इसके पहले जो पढ़ाए थे वो नॉन कॉरिडा, वो समझ में नहीं आए इतने। पोरिफेरा, सिलेंट्रिएटा, इकाइनोडर्मेटा। चलो कोई बात नहीं। सर उसमें थोड़ा क्लासेस मिस होने की वजह से थोड़ा ये हो गया सर। उसकी वजह यह है कि उसको उसको थोड़ा इमेजिनेशन, हाँ, उसको ना आप लोग इमेजिनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे इमेजिन करें, हम सामने देखा नहीं। और मुसीबत यह है कि जी सर। यूपीएससी में अच्छा खासा जो है बायो का सेक्शन है। मैं हर बार बोलता हूँ कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बायो के आते ही आते हैं, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि बायो पढ़ना ही छोड़ दें। अच्छा भाई, इसमें लिखिए आरबीसी और एरिथ्रोसाइटस हमारा हो गया। अच्छा, ये इसमें मुझे एक चीज बताना, क्या कहते हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग से निकल। सोनाली, आपके आपकी डिग्री कहाँ से है? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ गोरखपुर से। अरे डिग्री कहाँ से है? गोरखपुर। डिग्री, डिग्री, मैं डिग्री पूछ रहा हूँ। सर कौन सी डिग्री? जो बीएससी की है ना आपने? सर मैंने बीएससी करा है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, एमएससी किया है हाँ, वनस्थली ना ना, विद्यापीठ से। ठीक। हाँ। वो, और मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले, अगर आपको याद नहीं होगा, एक दिन के लिए एक लड़की आई थी। उसने वो लंदन से पढ़ाई कर रही है अभी, 4 महीने की छुट्टी पे बीच में आई है, और इग्नू से बीएससी कर रही थी वो। तो मैंने उसको पहले उस दिन उसके फादर को बोला था, मैंने कहा यूपीएससी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके 3 साल होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। वो 12 सब्जेक्ट पता है ना, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, इस तरीके के, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो और इग्नू से जितना मुझे याद आ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स बीएससी नहीं होता है, वो वैलिड नहीं होता है। जो, क्योंकि साइंस साइड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको रेगुलर जाना पड़ता है कॉलेज, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करना होता है। बट पता नहीं इग्नू कहाँ से करा रहा था, इसलिए मैंने आप लोग पूछा ना दोनों को कि आप लोग का डिग्री का जो जो वैलिडिटी है वो थोड़ा भूल गया था मुझे। ये तो है कि दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है और डिग्री दोनों की वैलिड है, तो वो। सर मेरी एक फ्रेंड है, तो सर हाँ उसने वो बीएससी बायोटेक से किया था। तो उसने ये यूपी पीएससी का फॉरेस्ट वाला डाला था शायद, एसीएफ वाला। तो सर हाँ उसमें उन्होंने डिग्री वैलिड नहीं करी, हालांकि उसका हाँ, इंटरव्यू के लिए सब कुछ क्वालिफाई हो गया नहीं था। नहीं नहीं, वो नहीं, वो ये बीएससी बायोटेक वालों के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ उत्तराखंड में भी बहुत हुई है प्रॉब्लम, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया बाद में। वो भी कब? सेकंड स्टेज में। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, वहां तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट, कोई आप 3 है तो जैसे सीबीजेड है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, और कुछ आप बड़े अजीब ढंग से कोई पेयरिंग करके कर रहे हैं, और एक सब्जेक्ट आपका जूलॉजी 3 साल नहीं था, बॉटनी 3 साल नहीं था, तो वो वैलिड नहीं होता है। वो चीज था, क्योंकि उसके माँ बाप से मेरी बात हुई थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि यूपीएससी आप फोन करना। उन्होंने अगले दिन फोन किया था, पता चला कि उनकी डिग्री वैलिड नहीं है। तो मैंने कहा ये तो फिर खतरनाक हो जाएगा फिर तो। आप, हाँ, आप लंदन में बेटी को पढ़ा रहे हैं और फिर यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग से करा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया ना कि ये थोड़ा चीजें हो जाती हैं। क्योंकि देखो, मेरे पास जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 15 सालों से, मेरे पास 70-80% जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं बीएससी वाले, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या पीसीएम, या बीएससी एग्रीकल्चर, या बीएससी फॉरेस्ट्री, या बीएससी जियोलॉजी। मतलब 70-80% ये होते हैं। और बाकी जो बच्चे 30% स्टूडेंट, वो ज्यादातर क्या होते हैं, बीटेक वाले होते हैं। और बीटेक वाले जो होते हैं, फिर वो अपने सब्जेक्ट ना लेकर, जो जिससे करते हैं वो ना लेकर, फिर वो आपके फॉरेस्ट्री ले लेंगे,
या एग्रीकल्चर ले लेंगे, है ना। और उनको लगता है कि ये मतलब टिप ऑफ है, लेकिन मेहनत करते हैं तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा भारी पड़ जाता है। और आप आईएफएस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहुत कम होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईएफएस बने होंगे, मतलब सब्जेक्ट लेके। ज्यादातर मैंने देखा है उनकी पेयरिंग 4-5 सब्जेक्ट में ही नाच रही होती है, या तो एग्रीकल्चर होगा, जियोलॉजी होगा, फॉरेस्ट्री होगा, जूलॉजी होगा और बॉटनी होगा, इन्हीं का दो दो पेयर बना के चलते हैं। और पहले हमारे देहरादून में सामने एफआरआई है, वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर लेते थे, ठीक है। और लगातार ये मेरे मेरे टाइम की भी बात है, लगातार 4 साल तक वहां पे सारे मतलब 70-80% बच्चे एफआरआई के निकले। मतलब अगर 50 सीटें थी, आप लोग तो बहुत लकी हो, मैंने बोला था कि आप लोग के पास 150 सीटें आती, मेरे टाइम पे मुश्किल से 40 सीटें आती थी, और 40 से ऊपर कभी नहीं गई, और 40 में से 20 रिजर्व होती थी और 20 जनरल के लिए ऑल ओवर इंडिया में। तो ज्यादातर जो मैंने देखा है, जो तब 2014 या 15 के बाद सरकार ने ये नियम चेंज कर दिया, यूपीएससी ने, उन्होंने बोला फॉरेस्ट्री के साथ आप एग्रीकल्चर नहीं ले सकते, ये अलाउड ही नहीं, आप पेयरिंग अलाउड ही नहीं है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर बड़ा आसान पड़ता है ना, 3-4 महीने में पूरा एग्रीकल्चर निपट जाता है, और इसके नोट्स तो और अच्छे अब हो गए, आप कुरुक्षेत्र लेके रखिए, योजना लेके रखिए, बहुत कुछ आता है उसमें से। चलिए है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग में जो जैसे अरुण का बीटेक है, मेरे ख्याल से, हाँ बीटेक है ना आपका। जी सर, जी सर। हाँ, तो फॉरेस्ट्री शुरू शुरू में अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी। और फिर फॉरेस्ट्री में यहाँ के बच्चे बैठते हैं हमारे एफआरआई के, तो ये तो मतलब मास्टर्स डिग्री इनके पास होती है, तो आपको फिर ध्यान रखना अरुण, उनको टक्कर देनी है। और सोनाली, अगर आप भी फॉरेस्ट्री ले रहे हो तो दिमाग लेके चलना है कि आपको उनका जो आंसर राइटिंग है, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो अच्छा। दूसरा एक और अच्छी चीज बता दूं, आप लोग तो नहीं गए होगे, पर मैं एफआरआई के लाइब्रेरी गया हूँ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, 3 मंजिला लाइब्रेरी है। फॉरेस्ट्री के लायक किताबें बहुत अच्छी हैं वहां पर, लेकिन हम लोग को ये लगता है, डर लगता था कि पता ये इस किताबों से लेके आते थे। जब इनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है ना आईएफएस वालों का जो ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके मिल सकते हो उनसे आराम से। तो जो जिन्होंने फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट लिया था, वो कभी भी इन किताबों से नहीं पढ़ते थे जो लाइब्रेरी के अंदर रखी हाई फाई किताबें, पता नहीं किस किस फॉरेन राइटर की हैं। वो नॉर्मली जो बीएससी किताबें यूज होती है ना फॉरेस्ट्री करते समय, वो उन्हीं किताबों का यूज करते थे। कभी उन्होंने आज तक एक नोट्स भी यहाँ से नहीं बनाया, कहाँ से, फॉरेस्ट्री के उससे। तो ये अपने दिमाग से डर निकाल देना कि ये लोग पता नहीं जो एफआरआई वाले हैं, पता नहीं कौन कौन सी किताबों से नोट्स बनाते हैं और फिर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही ग्रेजुएशन की किताबें लिखते हैं, ठीक है। यूपीएससी को भी बात पता है कि ऐसे तो फिर तो सब इसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट के ही बच्चे निकलेंगे, फिर तो बाकी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर तो बेवकूफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो चीज है। जैसे जब मैं मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे जो आगे लड़की बैठी थी टी उमा, वो टॉपर थी, तो बाद में इंटरव्यू पता चला हम लोग को। तो जब मैं इंटरव्यू में इंटरेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आया, तब मैं उससे यहाँ मिलने गया था। तब मैंने उससे पूछा कि आपने जो किताबें ली थी ज्यादातर वो कहाँ, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके नॉर्थ इंडिया, वो तमिलनाडु की थी, नॉर्थ इंडिया का जो पब्लिकेशन है, आप लोगों को याद होगा, नॉर्थ इंडिया में 2 पब्लिकेशन बहुत चलते हैं हमारे यहाँ, एक तो रस्तोगी पब्लिकेशन और एक आपका एसचान पब्लिकेशन। सारी किताबें उसने उसी से परचेज कर रखी थी, और कोई उसने नई किताबें या कुछ ऐसे नहीं उठाई। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बॉटनी के सब्जेक्ट की, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की, फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट की, है ना, और आपका जूलॉजी के सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बस अपना वो थोड़ा सा रखना, जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो थोड़ा सा अभी से शुरू करो अपने सब्जेक्ट का। क्योंकि आप लोग ये पता ना कि आप लोग की आंसर शीट कैसे मिलने वाली है, क्वेश्चन कम आंसर, ये बता चुका हूँ ना पहले मैं, सोनाली, ये बात पता है ना, क्वेश्चन यस कम सर। आंसर क्या होता है, क्वेश्चन कम आंसर, आंसर शीट। क्वेश्चन कम आंसर, आंसर बुकलेट का मतलब क्या हो गया, जो आपको मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में। सर क्वेश्चन दिया वाला रहता है और स्पेस छोड़े वाला रहता है, आंसर ऐसे देना। करके ठीक आपका यहाँ पे एक लाइनिंग है, यहाँ अब तो बहुत आप लोग, अब तो आप लोग के टाइम पे बहुत सहूलत हो गई है, यहाँ ये शीटें भी आपको मार्केट में मिल जाती है, यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखा होगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा। तो इसमें नुकसान ये है कि आप सुपरफिशियल राइटिंग नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में पता नहीं है और एक 2 लाइन लिखी और उसके बाद तीसरे में पॉइंट लिख के आ गए। ध्यान रखना, क्वालिटेटिव लिखना है ना कि क्वांटिटेटिव, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, क्वालिटेटिव लिखना, क्वांटिटेटिव नहीं, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा, कोशिश करना कि अपने आंसर में 3 चीजों को हमेशा फॉलो, और अभी से डालो प्रैक्टिस में। एक तो आपका टेक्स्ट, ठीक है, दूसरा आपका क्या, फ्लो चार्ट, ठीक, किसी भी आंसर को फ्लो चार्ट जरूर उसका बनाना, और तीसरा आपका डायग्राम। तो फिर आप बोलोगे सर इतनी छोटी जगहों पर, इतनी सी छोटी जगह पर हम टेक्स्ट भी लिखें, फ्लो चार्ट भी लिखें और डायग्राम भी बनाएं, अब वही तो फिर आपको नंबर आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हर कोई फिर
मुझे आप लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पता, मैं सेल बायोलॉजी की बात कर लूँ कि माइटोसिस और म्यूसिस का डिफरेंस लिख के आओ, या 10 नंबर का दे दिया राइट अबाउट दी माइटोसिस, तो सिंपल टेक्स्ट लिख के आओगे और 10 नंबर है का क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल टेक्स्ट में कितना नंबर देगा, मुश्किल से 3 या 4 नंबर, पहले बता देना हूँ। लेकिन उसी टेक्स्ट को आपने फ्लो चार्ट में भी ड्रॉ कर रखा है, थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना रखा है, आपको 6 नंबर तो आराम से दे देगा, 6 साढ़े 6 नंबर, 10 तो किसी को नहीं देता, लेकिन 5 6 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है सोनाली, अरुण। यस। और ध्यान यस रखना, सर। निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग मतलब क्वेश्चन का आंसर में आपने यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा और साफ साफ लिखा है 100 वर्ड्स, और आप यहाँ लिख के आगे 200, तो आपको निगेटिव कर देगा वो। ठीक है। हम लोग के टाइम पर, मेरे टाइम पे क्या था कि हम लोग को जैसे कॉलेज में शीट मिलती है ना, वैसे मिलती थी। तो हम लोग, मैंने डी शीट तक मैंने यूज की है। लेकिन मैंने हमेशा डी शीट का यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं फ्लो चार्ट बनाता था, डायग्राम बड़े बड़े आधे पेज के डायग्राम बनते थे पेंसिल से फटाफट, तो इसलिए हम लोग डी शीट यूज करते थे। लेकिन जो टेक्स्ट था उसका हम ध्यान रखते थे कि कभी भी वो 100 वर्ड से ऊपर ना जाए। अब आप लोगों के साथ मुसीबत ये है कि आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है कि फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करो और इसको। और एक और चीज देखना, ये सारी बकवास चीजें हैं कि कलरफुल वो बना के आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पेन चेंज करने का। जिससे लिख रहे हो ब्लू पेन से, उसी से डायग्राम बनाना है, उसी से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, उसी से आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है। आपको वो उसको आर्टिस्टिक बनाने का कोई नंबर नहीं मिलता, पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है। और डायग्राम में जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोशिश करो कि डायग्राम में लेबलिंग जो है बिल्कुल सही करो अभी से, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं। कब आपका अभी अगले साल का फिर जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स की टेंशन रहेगी कि रिवीजन रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है। तो उसमें भूल जाना कि आप उस समय, क्योंकि फरवरी के बाद से आप लोग का मोड जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स का हो जाएगा, कि भाई हर हाथ में मई में एग्जाम निकालना है। क्योंकि उसके बाद आपको कितना मिलेगा, 4 महीने मिलेंगे आपको मेंस के लिए। और वो 4 महीने आपके लिए किस किस लिए होंगे वो 4 महीने, पेपर प्रैक्टिस करने के लिए, ना कि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। जो सब्जेक्ट पढ़ना अभी पढ़ो, अभी से टारगेट बनाओ कि आपको हर हालत में फरवरी तक अपने दोनों ऑप्शनल को खत्म करना है। ठीक है। सॉरी, समझ में आ रहा अरुण? यस। यस सर। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है सर कि एक आधा सैंपल वगैरह कुछ मिला तो किसके? और बेटर होता मेंस के? सर। जीएस के? सर नहीं, ये इसका ही सर, जो आप अभी जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का ये जो बता रहे अच्छा, वो हाँ, वो चलो मैं कभी एक स्लाइड होगी तो मैं बता दूंगा, मेंस वाली है वो दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। और थे। क्योंकि देखो, अगर देखो मैं पहले बोलता रहा कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि सीएसई हो अगले साल के लिए, तो मैं अपना कोर्स जो है वो आप लोग को नवंबर से पहले कोशिश करूंगा और से पहले खत्म करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और फिर दोबारा मेंस वाले पैटर्न में कूदना पड़ेगा हम लोग को, और प्रीलिम्स का रिवीजन भी साथ में करना पड़ेगा। लेकिन वो सब अगर अगर आप एक महीने पीछे खिसक गए ना, तो अगला साल भूल जाना, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और माना कि आप लोग को 6 चांस है अगर आप जनरल हैं, तो 6 का मतलब ये नहीं कि 6 साल तक पेपर देते रहो। ठीक है। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग को 4 चांस मिलते थे। और जिस साल 6 किए गए थे, उसके ठीक 1 साल पहले मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि अपना पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, वो ऐसी मजाक में देके आ गया था कि देख के तो हूँ पेपर होता कैसे, मतलब ऐसे ही देख के आ गया कि पेपर में आता कैसे। अब वो अगर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट वेस्ट नहीं किया होता तो मेरे पास एक चौथा अटेम्प्ट बच जाता, मेरी एज थी, पर वो चौथा मैंने पहले में बर्बाद कर दिया। तो वो बड़ा बुरा लगता है आज भी कि वो एक बच जाता ना, क्योंकि मैं फिर लगातार 2 बार इंटरव्यू दे के आया और मुझे भरोसा हो गया था कि तीसरा अगर मैं निकला तो मैं आराम से निकाल दूं। इसलिए मैं बोल रहा कि अपना पहला चांस ना वेस्ट मत करना, पूरा पूरी स्ट्रेंथ लगाना। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, लेकिन पहले वाले में बिल्कुल वो मत होना, ढीले मत होना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बाद में बहुत बुरा लगता है फिर। अच्छा, हाँ, एक मिनट। और सीएससी के बारे में अभी सिविल सर्विसेज में एक ही चीज हो पाती है, या तो आईएफएस की तैयारी हो पाती है या तो सीएससी की। दो नावों पे पांव मत रखना। वजह क्यों बोल रहा हूं मैं, प्रीलिम्स तो निकाल लोगे सिविल सर्विसेज का आराम से, क्यों, क्योंकि हमेशा आईएफएस की कट ऑफ ज्यादा जाती है। मेंस कहाँ से निकालोगे, क्योंकि मेंस के लिए मान लो आपने एग्रीकल्चर लिया, वो वहां भी काम आ जाएगा, लेकिन जीएस के लिए तो आपको पता है ना 4 पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, यहाँ तो जीएस का एक ही पेपर आता है। ठीक है। इसलिए कोई भी कहे कि दोनों की तैयारी कर लो तुम्हारा तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस कहाँ से निकालोगे, नहीं हो पाएगा ऐसे। अच्छा, तो हम लोग सॉरी फ्लो चार्ट बना रहे थे, बीच में आ गए हम लोग। हाँ, इसमें लिखिएगा बट ब्लड कार्पल्स में लिखना। पहला हो गया आरबीसी और एथ्रोसाइटस, दूसरा लिखिए ल्यूको
ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और हम लोग को तो गाइडेंस इसलिए मिल जाती थी उस समय क्योंकि मैं वहाँ का पढ़ा हूँ ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो मैंने वहीं से एमएससी जूलॉजी कर रखी है। तो हम लोग के जो सीनियर्स थे वो बहुत हम लोग को मदद करते थे। और इलाहाबाद में तो आपको पता ही है माहौल सिविल सर्विसेज का कितना रहता है वहाँ पे तो हम लोग के मतलब सपना लोग वही करते थे, या तो सिविल का निकालेंगे या आईएफएस निकालेंगे, और या तो घर में जाके खेती करेंगे। ज्यादातर वहाँ का एटीट्यूड ये रहता है, वो वन साइड होते हैं। अच्छा, तो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइटस हो गया। तीसरा लिखिएगा इसका ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक और जो लैंग्वेज है थ्रम्बोसाइटिस, THROM, थ्रम्बोसाइटिस, थ्रम्बोसाइटिस, थ्रम्बोसाइटिस। लिख दिया सोनाली, अरुण? यस। ठीक है, थ्रम्बोसाइटिस। यस। और मैं ये डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ सोनाली, लेकिन जैसे एमएससी है, पीएचडी है, इंटरव्यू में ना इसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा यस। वो ये बोल देते हैं कि जब आपको आईएफएस की तैयारी करनी थी तो एमएससी की क्यों, किस यस। किस खुशी में कर ली एमएससी। तो वो कोई वो नहीं। जब मैं भी बहुत खुश था कि जब इंटरव्यू गया था तो मैं बोलूंगा एमएससी जूलॉजी है मेरी, तो उसने मुझे पहले ही ताना मारा कि जब आपको आईएफएस की तैयारी करनी थी, आपने सोच रखा था बीएससी के दौरान, तो आपको भरोसा नहीं था कि निकलेगा। और आपकी एमएससी की कौन सी नॉलेज यहाँ काम आ गई आपके। अच्छा, तो ब्लड प्लेटलेट्स हो गया और थर्मोसाइटस आपका हो गया, और इधर आपका बीच में ल्यूकोसाइटस, ठीक है। तो एक तो ये होता है, यानी कि ब्लड कार्पेल्स को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका अगर पन्ना नीचे बचा है तो ठीक है, वरना अगले पन्ने से आप कर सकते हैं। ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यहीं से आप बना सकते हैं ऐसे करके, जगह है दोनों को नीचे बनाने की। यस। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिखिएगा, इसको ऐसे लिखा था पहले, पहले लिखो बेसोफिल। ये असल में इधर जो होते हैं वो आपका ग्रेनुलोसाइटस होते हैं, पहले लिख लो बेसोफिल, बेसोफिल। दूसरा लिखिए इसिनोफिल, इसिनो, इसिनोफिल। और न्यूट्रोफिल, 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 ठीक है। बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और इधर लिखो जो आपके ए ग्रेनुलोसाइटस होते हैं, इसके ऊपर लिख दो, ये मैं लिखा ही नहीं पहले, इसको लिख लो, ए ग्रेनुलोसाइटस, ठीक है। अरुण, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी सर। अब देखो ये सब जीएस का है, क्लास 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर का है, लेकिन देते हैं यूपीएससी वाले, क्या कर सकते हैं। लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस, ये पहला हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइटस। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसाइटस, 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 ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर लिख दो ग्रेनुलोसाइटस, ग्रेनुलोसाइटा, ये लिख दो, ये छूट गया था, ग्रेनुलोसाइटस। तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइटस इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, बेन। कभी भूल जाओ तो बेन याद रखना, BEN, बेन। ज्यादातर यूरोपियन नाम होते हैं किसी के, तो बेन साहब हो गए। तो बी फॉर बेसोफिल, ई फॉर इसिनोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल, ठीक है। और जो ए ग्रेनुलोसाइटस होता है, ये 2 होते हैं आपके, लिम्फोसाइटस होता है और आपका मोनोसाइटस होता है। अच्छा, अब मैं जो बात आप लोगों से बोल रहा था कि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं, कोई ब्लड डोनेट करता है, तो 3 लोगों की लाइफ बचाई जाती है। या तो आप किसी को पूरा ब्लड अपना देते हैं, पूरा ब्लड चढ़ा दिया जाता है, या ब्लड बैंक में क्या करते हैं कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उसको अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट्स को, ब्लड प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। या किसी को खाली प्लाज्मा चाहिए होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं। तो यानी किसी को प्लाज्मा चाहिए तो उसको निकाल के दे दिया, किसी को अगर क्या चाहिए आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो अलग निकाल के दे दिया, और किसी को अगर खाली आरबीसी चाहिए, रेड ब्लड सेल चाहिए, तो उसको दे दिया। क्लियर है यहाँ तक दोनों को, सोनाली, अरुण? ठीक है। तो यस सर। इस तरीके से देखा जाए तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। अगर चौथा करना है तो भाई पूरा का पूरा ब्लड भी आप किसी को दे देते हैं, पूरा का पूरा ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके देखा जाए तो आप 4 लोगों की एक ब्लड डोनेट करने में जान बचाए।
ठीक है, चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। और वो टेस्ट का मैं सुबह जैसी सॉफ्टवेयर वाले से मैंने आज भी कंप्लेन कर रखी थी, होगा तो मैं तुरंत सुबह अपलोड कर दूंगा 2 दिन के लिए, कभी भी आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है सर सोनाली? सर हाँ बोलो सोनाली, सर पहले आप बोलो। टेस्ट अपलोड कैसे सर, मेरे पे तो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं पहले तभी उसको मैंने प्रॉब्लम बताई थी, तो उसने बोला कि आप कल एक बार फिर से अपलोड करिएगा दोपहर तक, हम उस पर काम कर रहे हैं, उनका कुछ सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। और हाँ, अरुण आप क्या बोल रहे थे? सर अपना मौर्यन एम्पायर पे रहेगा सर, हाँ, कलकत्ता मॉरिन, मौर्यन एम्पायर। मेन तौर पे मॉरिन रहेगा, और जो अब तक और साइंस पढ़ाया वो रहेगा। ठीक है? जी यस ठीक है यानी ह्यूमन बॉडी पे सर। हाँ, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो मैं 12 के बाद ही करूंगा अपलोड, संडे तक रहेगा वो, तो पहले मैं एक बार करके देखूंगा, नहीं होगा तो मुझे कॉल करना। ठीक है सोनाली? यस मतलब वो मैसेज करना। ठीक है, चलो, यस। थैंक यू।